हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। आइए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नए तरीके से बिल्कुल सुपर 50 सीरीज की, जिसमें होगी हर ब्रांच से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम जुड़ते हैं और करते हैं अपनी प्रैक्टिस, जो कि इसमें बहुत दिन से चल नहीं रही थी। तो अब हम जो है लगातार करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी क्लास हम लोगों ने पढ़ ली है। अब चलिए करते हैं अपनी टॉपिक वाइज स्टडी। ठीक है, तो हमारा जो है पहला टॉपिक है टेक्सटाइल से, जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशों में सबसे महंगा रेशा कौन सा है। तो प्राकृतिक में सबसे रेशा जो महंगा है वो कौन सा हो जाएगा, कश्मीरी ऊन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा और जो है महंगा रेशा है। फिर देखिए है अगला प्रश्न, ब्रोकेड कपड़े का निर्माण किस मुख्य तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। तो जो ब्रोकेड कपड़े होते हैं वो आप जानते ही हैं, हमने पढ़ रखा है टेक्सटाइल की अपनी क्लास में, कि क्या होता है जैकार्ड बुनाई तकनीक। क्योंकि जैकार्ड करघा देखिए होता है, तो इससे बहुत ज्यादा इसमें कई सारे जो है लूम लगा करके कई जो है डिजाइनर और अच्छे कपड़े डिजाइन तरह से निर्माण किया जाता है, इसलिए ब्रोकेड कपड़ों का निर्माण हम जैकार्ड बुनाई तकनीक से करते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बेम्बर्ग सिल्क का उत्पादन किस पौधे से किया जाता है। ये नया प्रश्न है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, है ना। बेम्बर्ग सिल्क का उत्पादन हम कपास के पौधे से करते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नैनो टेक्सटाइल में मुख्यतः कौन सी कोटिंग्स का उपयोग किया जाता है। तो नैनो टेक्सटाइल इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल और वाटर रेपलेट कोटिंग्स का हम करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म जो है परिसज्जा की जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कपड़ों की रंग स्थिरता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा, इसका आंसर होगा ग्रे स्केल, है ना। ग्रे स्केल इसका हम जो है प्रयोग करके कपड़ों की जो रंग है उसकी स्थिरता को मापते हैं, कि रंग जो है कितने दिन तक की टिकाऊ रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूमिनेसेंट कपड़े में किस प्रकार के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फास्फोरेसेंट यौगिक, है ना। फास्फोरेसेंट यौगिक में हम क्या करते हैं, ल्यूमिनेसेंट कपड़े का निर्माण करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मॉडल फैब्रिक किस प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। आज जो है आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे कुछ नए हैं हमारे टेक्सटाइल के, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ चीजें इधर उधर से एक आधे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कुछ नई चीजें। ठीक है, फिर देख लेते हैं, मॉडल फैब्रिक किस प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। तो ये जो मॉडल फैब्रिक है, ये बीक का जो पेड़ होता है उससे इसका निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स के लिए विकसित कपड़ों में मुख्यतः कौन सी तकनीक शामिल होती है ना। यानी कि इसमें कौन सी तकनीक शामिल की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉइस्चर विकिंग तकनीक। मॉइस्चर विकिंग तकनीक से हम एथलेटिक्स के जो कपड़े हैं उनको बनाने में प्रयोग करते हैं इसका। फिर अगला है, ट्विड कपड़े किस शैली के होते हैं। तो ट्विड कपड़े किस शैली के होते हैं, इसमें जो है मोटे और उबड़ खाबड़ बुनाई, मतलब उसमें जो है निरस्ता होती है, थोड़ा मोटे भद्दे और उबड़ खाबड़ बुनाई की तरह के जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको हम कौन सी शैली कहते हैं, ट्विड कपड़े शैली कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लेदर की गुणवत्ता जांचने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है। तो हम कौन सी जो है गुणवत्ता के लिए क्या करते हैं, इसमें ग्रेडिंग करते हैं। लेदर की गुणवत्ता के लिए हम ग्रेडिंग करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला जो है टॉपिक है गृह प्रबंधन, उससे 10 प्रश्न है। रंग योजना में सबसे जटिल योजना किस प्रकार की होती है। तो रंग योजना में हमारी जो सबसे जटिल योजना है वो पॉलीक्रोमेटिक स्कीम जो होती है, ये सबसे ज्यादा जटिल योजना होती है। इस पर हम सबसे जटिल योजना पर कार्य करते हैं। फिर अगला है, ऊर्जा की सबसे अधिक बचत करने वाले बल्ब कौन से होते हैं। तो ये आप लोग जानते ही हैं कि ऊर्जा की सबसे अधिक बचत कौन से करते हैं, हमारे एलईडी बल्ब करते हैं, क्योंकि ये जो है ऊर्जा की बहुत ही ज्यादा कम खपत करते हैं और जो है नाम मात्र की ऊर्जा हमारी खर्च होती है। फिर अगला प्रश्न है, पानी का उपयोग कैसे कम किया जाता है, मतलब क्या करके हम पानी का उपयोग कम कर सकते हैं। तो रिसाइकिल और ग्रे वाटर उपयोग करके हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, फेंग सुई में सकारात्मक ऊर्जा के लिए किस दिशा को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो इसमें है सकारात्मक ऊर्जा हमें उत्तर दिशा से प्राप्त होती है ना। फेंग सुई ने इसको जो है अपने सिद्धांत में उत्तर दिशा
माना है। फिर अगला प्रश्न है, होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कानमारी विधि किसने विकसित की? तो ये जो कानमारी विधि है होम ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो है मारी कोंडो ने जो है विकसित की। फिर अगला प्रश्न है, रसोई में किस प्रकार के वेंटिलेशन का अधिक प्रभावी, मतलब क्या चीज सबसे ज्यादा अधिक प्रभावी माना जाता है? तो एग्जॉस्ट हुड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिक प्रभावी और कारगर माने जाते हैं। अधिकतर ये आपको आम जो है लोगों के रसोई घर में मिल जाएंगे। एग्जॉस्ट जो हुड है ये तुरंत जो है बहुत ही प्रभावी और कामगार होते हैं। फिर अगला है, ग्रीन बिल्डिंग में ऊर्जा दक्षता को जो है मापने के लिए कौन सा मानक रखा गया है? तो जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनमें ऊर्जा दक्षता को हम किस मानक से मापते हैं? तो एलईडी जो है, ओ सॉरी जो है लिड, ये जो लिड तकनीक है इसके द्वारा हम ऊर्जा दक्षता मापते हैं। फिर अगला है, गृह सज्जा में बायोफिलिक डिजाइन का क्या मतलब है ना? बायोफिलिक जो डिजाइन होती है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है, आंसर हो जाएगा प्रकृति के तत्वों का समावेश। यानी कि जो भी गृह सज्जा में हम प्राकृतिक तत्व जितने भी होते हैं, मतलब रासायनिक चीजें और ऐसी कृत्रिम चीजें बनावटी, उनको छोड़ करके जो भी प्राकृतिक तत्वों का हम समावेश करते हैं, तो आप चाहे जिस तरह से समझिए, वो बायोफिलिक डिजाइन कहलाती है। फिर हमारा प्रश्न है, समय प्रबंधन में 80 और 20 सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो जो है इसको परेटो सिद्धांत कहा जाता है। और इसको इटालियन के जो है एक अर्थशास्त्री थे परेटो, उन्होंने ही सिद्धांत को बनाया है। और जो है ये परेटो नियम 80 और 20 के सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत है? ये किसी भी घटना के परिणाम का 80% हिस्सा उसके कारणों के 20% से आता है। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, आप नियम कह सकते हैं। इसे जो है इतालवी एक अर्थशास्त्री, हमने अभी बताया, विल्फ्रेडो परेटो ने पेश किया था, है ना। आप उदाहरण के लिए किसी कंपनी, जैसे मान लीजिए आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझेंगे कि किसी कंपनी का 80% आय उसके 20% जो प्रमुख ग्राहकों से आती है, यानी कि जो 20% मुख्य ग्राहक है उनसे आती है। या किसी भी व्यक्ति की 80% सफलता उसके 20% कार्यों पर निर्भर होती है। यह सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है ना। हम कह सकते हैं कि जैसे हम किन किन चीजों में प्रयोग करते हैं इस सिद्धांत को, जो 80 से, ये हम होम मैनेजमेंट में तो करते ही हैं अपने, उसके अलावा जो है व्यवसाय, समय प्रबंधन, उत्पादकता, और जो है इस तरह से जो है बहुत ज्यादा लोगों को कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त हो सके। और ये जो है हमारा बहुत ही प्रभावकारी और महत्वपूर्ण नियम है ना। हमने इसको समझ लिया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, घरेलू खर्च को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बजट प्रकार उपयुक्त है? तो कौन सा बजट प्रकार घरेलू जो है बजट को नियंत्रित करेगा? तो शून्य आधारित बजट, है ना। शून्य आधारित बजट होगा वही हम हमारे घरेलू खर्च को नियंत्रित करेगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है बाल विकास। चलिए उससे हम देख लेते हैं प्रश्न। ये बहुत ही पहला प्रश्न जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एक मिनट। बाल विकास अटैचमेंट थ्योरी किसने दी? तो ये जो है जॉन बाल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी दी है। तो जो है इसको आपने देख ही लिया कि जॉन बाल्बी ने दी है। फिर अगला प्रश्न है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अटैचमेंट थ्योरी जॉन बाल्बी, याद रखिएगा, अटैचमेंट थ्योरी जॉन बाल्बी। ठीक है, इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी मानसिक प्रक्रिया बच्चों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन उत्पन्न करती है? तो कौन सी प्रक्रिया? तो वो जो होती है हमारी समायोजन, है ना, एडाप्टेशन कह सकते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये बच्चों में अनुकूलन उत्पन्न करती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आत्मचेतन किस विकासात्मक अवस्था में उभरती है? जो आत्मचेतना है वो कौन सी अवस्था में? तो ये हमारी किशोरावस्था में उभरती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भाषा विकास में क्रिटिकल पीरियड का क्या महत्व है? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा विकास में क्रिटिकल पीरियड का क्या महत्व है। तो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण समयावधि का होना, यानी कि जो भी समयावधि होती है उसी को हम क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं। और इसका बहुत ज्यादा समयावधि का बहुत ही अधिक महत्व है। फिर अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे की जो है संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं, है ना।
स्वावस्था है ना, संवेदीगामक अवस्था जिसको कहते हैं, है ना, संवेदीगामक अवस्था, फिर है हमारा मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, ऐसे ही जो है हमारी सारी जो है इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। फिर जो है अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आप जानते ही हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना, कोहलबर्ग का नाम नैतिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इन्होंने ही इसकी थ्योरी दी है। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रक्रिया का हिस्सा कहलाता है? यानी कि जब बच्चे होते हैं तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया उनमें कहाँ से शुरू होती है? सोशलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारी जो अनुकूलन होती है, अनुकूलन प्रक्रिया से हमारा सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है, किस उम्र में बच्चों की संज्ञानात्मक सोच अमूर्तता की ओर बढ़ती है? यानी कि जो मूर्त से अमूर्तता की ओर बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। 11 वर्ष में जो मूर्त है उससे अमूर्त तक, यानी कि बच्चों को हमने जैसे दिखा दिया, बता दिया, तो कोई चीज हमको प्रत्यक्ष रखनी, धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर, तो हम कोई चीज नहीं भी होगी सामने तब भी उसके बारे में हम बताएंगे। अब जो छोटे बच्चे हैं तो उनको हमें दिखा करके बताना पड़ेगा। जैसे छोटे तो तुम दिखाते जैसे पढ़ाते नहीं है कि छोटा से अनार तो चित्र बना होता है, यही थ्योरी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जीन पियाजे की ही ये थ्योरी है। तो अमूर्तता की ओर जब बढ़ते हैं तो ये किशोरावस्था में आता है। जैसे कि अब इसको आप समझेंगे इस प्रकार की, जैसे छोटा बच्चा पढ़ाते छोटा सा अनार, तो अनार का चित्र बड़ा से आम, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो चित्र हट जाता है, फिर छोटा सा अनार, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि छोटा सा अनार होता है, फिर बड़ा से आम होता है, टा से टमाटर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष में वो अमूर्तता की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी सिद्धांत बच्चों के विकास में सीखने और व्यवहार के अनुकूलन पर जोर देता है? जो व्यवहार का अनुकूलन है तो किस पर जोर देगा? तो वो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है। और आप जानते ही हैं कि व्यवहारवादी हमारे कौन से मनोवैज्ञानिक, तो व्यवहारवादी कौन है? हमारे वाटसन, है ना, वाटसन को जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जाना जाता है इनको। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बच्चों के नैतिक विकास में पूर्व सामाजिक स्तर में कौन सी विशेषताएं होती हैं? जब उनका विकास होता है नैतिक, तो पूर्व सामाजिक स्तर में क्या क्या होती हैं? पुरस्कृत और दंड पर, छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनको हम कैसे कैसे सिखाते हैं भाई? पुरस्कृत, पुरस्कार दे करके, दंड पर, मतलब किसी भी प्रकार से उनको हम शिक्षा देते हैं और उनकी जो है विकास में अपनी बढ़ोतरी करते हैं। फिर देखिए हमारा आज का अगला टॉपिक है विस्तार शिक्षा। इसी में जो है देखते हैं, विस्तार शिक्षा में उद्देश्य में कौन सी कुशलता सर्वोपरि है? तो जो संप्रेषणीयता, यानी कि जो हम संप्रेषण की क्रिया करते हैं, तो जो वो क्रिया है सबसे ज्यादा कुशल और यही ज्यादा सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानी जाती है। फिर अगला है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भागीदारी, भागीदारी आधारित शिक्षण। जो भागीदारी आधारित शिक्षण होता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है कि भाई सब लोगों की भागीदारी हो गई समझकर। और वैसे भी आप जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा एक अनौपचारिक, है ना, इसको कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं? तो इसको अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा को। और इसको ये भी जानते हैं हम कि इसमें कितना होता है? 18 से 35 इसकी ये उम्र सीमा होती है ना, प्रौढ़ शिक्षा की 18 से जो है 35 तक की उम्र सीमा होती है, और इसको अडल्ट एजुकेशन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि समग्र सामुदायिक विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती? तो जो समग्र यानी कि समुचित जो सामुदायिक विकास होता है उसमें किसकी भूमिका होती है? तो सामुदायिक संगठक जो होता है, संगठक, उसी की, संगठक मतलब जो संगठन को बनाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है, उसकी जो है सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका होती है। फिर अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का प्रयोग ग्रामीण विकास में लोगों की जो है भागीदारी को बढ़ाने हेतु किया जाता है? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारा सहभागिता सिद्धांत। इसमें जो है हम लोगों की भागीदारी को बढ़ाते हैं। भाई सहभागिता का सिद्धांत जब अपनाएंगे तो लोगों की भागीदारी को हम शामिल करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको मतलब बुलाएंगे, उनको समझाएंगे कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो ये सहभागिता का जो सिद्धांत है सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। फिर अगला प्रश्न है, विस्तार शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? आत्मनिर्भरता। कि मतलब विस्तार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा से जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता, है ना, यानी कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से सीखे, चाहे कृषि उन्नत करके या कोई भी ग्राम उद्योग, कोई भी क्रिया करके वो सीखे
और वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर ही विस्तार शिक्षा का, प्रसार शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक किसानों में ज्ञान प्रसार के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी तकनीक मानी जाती है? तो हम देखिए, कोई भी चीज जब करके सीखते हैं, है ना, या करके दिखा करके जब सिखाते हैं तो लोगों के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। जब हम प्रदर्शन विधि को अपनाएंगे, भाई हम बता दिए सिर्फ, तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा। जब उनको हम करके दिखाएंगे, प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि इस तरह से, मान लीजिए आप ही है कोई चीज बता रहे हैं कि अचार मुरब्बा ऐसे बना, तक गए मौखिक रूप से बता दिया तो उनका नहीं फर्क पड़ रहा है। और लेकिन जैसे हमने बनाया, बता करके दिखाया कि देखिए इस तरह से ये करने से होता है, तो फिर उसका ज्यादा जो है, एक मिनट, फर्क पड़ता है। तो इसलिए प्रदर्शन विधि सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम सर्वोत्तम होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह, है ना। ये जो स्वयं सहायता समूह चला है, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार में आवश्यकता आधारित शिक्षा का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता, है ना। शिक्षा, ये व्यवहारिकता का जो सिद्धांत जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा के विकास हेतु तो कौन सी योजना बनाई गई है? तो कौन सी योजना बनाई गई है? ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये योजना विस्तार शिक्षा के लिए बनाई गई है। फिर अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत मिशन में विस्तार शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इसमें जो है कौशल विकास, है ना, आत्मनिर्भर भारत में विस्तार शिक्षा की क्या भूमिका? तो कौशल विकास आधारित जो भी शिक्षाएं हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला है हमारा टॉपिक स्वास्थ्य विज्ञान। इससे हमारे प्रश्न देख लेते हैं वन लाइनर में। वायरस के शरीर में प्रवेश करने से कौन से दो प्रमुख मार्ग हैं? तो हमारे दो प्रमुख कौन से, जैसे कोई वायरस है अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसके दो प्रमुख मार्ग कौन से हो जाएंगे? एक श्वसन और एक पाचन तंत्र। भाई हम श्वास लेंगे तो नाक के द्वारा जो भी रोग है, संक्रामक रोग या कोई भी वायरस कह सकते हैं, एंट्री करेगा। या फिर पाचन तंत्र में हम कोई चीज दूषित प्रदूषित अगर खा रहे हैं, पॉइजन जो है खा रहे, तो वो हमारे मुंह से चला जाएगा, तो पाचन तंत्र से इस तरह से हमारे शरीर में फैलते हैं। फिर अगला है, उच्च रक्तचाप में जांच में कौन सा मानक प्रयोग किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक माप जो ये विधि है, इसको हम उच्च रक्तचाप में मापने के लिए प्रयोग करते हैं इस विधि का। फिर है, बच्चों में कुपोषण का आकलन के लिए जो करते हैं उसके लिए किस सूचकांक का उपयोग करते हैं? तो बॉडी मास इंडेक्स का जो है हम प्रयोग करते हैं ना, बीएमआई कितना है, ये जब हम कुपोषण की स्थिति को नापते हैं तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स विधि का, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, टीकाकरण में हर्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? तो जो हर्ड इम्यूनिटी है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सामूहिक सुरक्षा, है ना। टीकाकरण में हर्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? सामूहिक सुरक्षा। फिर अगला प्रश्न है, न्यूरोलॉजी में स्नायु स्राव किससे प्रभावित होता है ना। स्नायु स्राव जो स्नायु तंत्र में होता है वो किससे प्रभावित होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर से ये प्रभावित होता है। तो जो है, फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सी जीनोमिक तकनीक जो कैंसर के लिए जो इलाज होता है उसमें प्रयोग की जाती है ना। जो जीनोमिक यानी कि कह सकते हैं जो कैंसर तकनीक में जो इसका प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? क्रिस्पर कहते हैं ना। क्रिस्पर यह एक आधुनिक जैविक तकनीक है, ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए उपयोगी जीन संपादन में ये चीजें होती हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसको समझने के लिए हम डीएनए का एक कैंची की तरह सोचे कि कैंची की तरह का है। वैज्ञानिक क्रिस्पर की मदद से डीएनए के खास हिस्सों को काट कर और बदल देते हैं, और जो है इसको जो इस तकनीक को कैंसर के इलाज में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो क्रिस्पर जो तकनीक है इसको हम कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चीज जान लीजिएगा कि जीनोमिक तकनीक में जो है जो इलाज होता है कैंसर का किस विधि के द्वारा? तो क्रिस्पर विधि के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि नई चीज है। क्रिस्पर तकनीक का जो उपयोग होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है तो उपयोग करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं में जैसे कि अनेकों जो है अनेकों सेल्स बहुत ज्यादा नियंत्रित हो जाती हैं और इसकी वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जो हमारे डीएनए है में गड़बड़ी का परिणाम होता है। क्रिस्पर के जरिए वैज्ञानिक इस गड़बड़ी को ठीक कर पा रहे हैं। क्रिस्पर जो है Cas9 एंजाइम को कैंसर की कोशिकाओं में मौजूद है ना, ये जो होता है मौजूद, इसमें क्या करता है, दोषपूर्ण जो जीन है उसको ढूंढने और काटने का प्रोग्राम किया जाता है। इसके बाद स्वस्थ जीन को वहां से जोड़ दिया जाता है जिससे कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जा सकता है ना। ये चीजें हैं हमारी, देख लेते हैं हम इसको। तो ये चीज थोड़ी हमारी नई थी इसलिए इसको समझ लिए हैं हम। ये इस जो है Cas9 जो है एंजाइम को जो है कैंसर की कोशिकाएं इसको रोकती हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, हम अपना देखते हैं, समझते हैं। महामारी के प्रसार में आरओ संख्या का क्या महत्व है? तो जो है आरओ संख्या के क्या महत्व, तो जो संक्रमण दर का मापन है ना, संक्रमण दर का जो मापन करते हैं, जब से कोई महामारी फैलती है तो जैसे हम उसमें क्या करते हैं, आरओ संख्या, जो आरओ संख्या है उसका हम क्या प्रयोग करते हैं, तो इसको हम संक्रमण का जो दर है यानी कि कितनी प्रतिशत दर है उसको नापते हैं। अगर भाई किसी भी विशेष क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में कोई भी महामारी फैल गई है तो उसको हम नापते हैं इस संख्या को। ये सारी चीजें हैं है ना, तो संक्रमण का दर जो नापते हैं वो आरओ संख्या का उसमें महत्व है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी किस अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होती है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी किस अवस्था में सक्रिय होती है, तो ये जो है, एक मिनट, बचपन और किशोरावस्था, जो कि हमारी बचपन और किशोरावस्था, तो जो बचपनावस्था है वो कितना होता है 6 से 12 और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18। इस उम्र में जो है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो अवस्था होती है बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती है। फिर अगला है, स्लीप एपनिया किस प्रकार का विकार है? ठीक है, तो स्लीप एपनिया किस प्रकार का विकार है, तो ये जो है श्वसन संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है, वो ऐसे मतलब से इसको देखते हैं, सबसे आम नींद, इसमें क्या होता है, सबसे आम नींद संबंधी ये विकार है। ठीक है, श्वसन विकार कह ही रहे नींद, जिसमें आपके जो क्या होता है, गले या ऊपरी वायु मार्ग में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो कोई नई चीज है थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, वायु मार्ग में ये स्लीप एपनिया, आप इसको ध्यान रखेंगे, क्या होता है कि वायु मार्ग की जो मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और श्वास नली को जो है संकीर्ण कर देती है, यानी कि थोड़ा सा जो है श्वास नली हमारी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो जब सक्रिय हो जाती है तो इससे पूरी तरह से कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो कुछ सामान्य कारण भी होते हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, हार्मोन्स का असंतुलन हो गया, अस्थमा, या जो है बड़ी बड़ी जो चीजें होती है टांसिल, इसमें भी जो है कुछ दिक्कत आती है अस्थमा में, और जो है टांसिल में ये सारी समस्याएं होती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो है अस्थमा का जो रोगी होते हैं, अस्थमा के रोगी, उनमें जो है ये बिल्कुल बहुत ज्यादा अपना प्रकोप दिखाता है। फिर जो है देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र तंत्र में ऑक्सीजन का प्रवाह किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है? ये तो बहुत मतलब जानिए साधारण सा प्रश्न है कि ऑक्सीजन का प्रवाह कहाँ से नियंत्रित होता है, तो ये हमारे फेफड़ों से नियंत्रित होता है। श्वसन में जो ऑक्सीजन है कौन नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा नियंत्रित करता है। फिर जो है चलिए इसी के साथ आज की हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम जो है इसी तरह से लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन की प्रत्येक टॉपिक से इस तरह से आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में हमने महसूस किया है कि बहुत ही ज्यादा बोरियत होती है, समझ में नहीं आता, और जब वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे तो आप जो है पूरा कम समय में पूरी रिवीजन करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।